नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। फर्स्ट वेव की वोटिंग के बाद अचानक इलेक्शन कैंपेन का गियर शिफ्ट हो गया और सीधे प्रधानमंत्री मोदी सामने आए। पिछले 3 दिनों से वो इस बात को बार बार अलग अलग तरीके से दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। दर्शकों, मंगलसूत्र छीन लेंगे वाले आरोपों से कांग्रेस अभी उभरी भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर हिंदू कोटे से SC/ST का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को बांटने के आरोपों का चैप्टर खोल दिया है। मोदी ने आरोप लगाया कि 2004 में आंध्र प्रदेश में और 2011 में पूरे देश में दलितों पिछड़ों के आरक्षण में कमी कर मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई थी। यूपीए के दौर में यह मुस्लिम आरक्षण का मसला क्या था, यह मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक है या सिर्फ दूसरे राउंड की वोटिंग के पहले बीजेपी का पैनिक बटन है, जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। वैसे ऐसे समय जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस के खिलाफ वोट बैंक पॉलिटिक्स पर सबसे हार्ड लाइन ले रहे हैं, राहुल गांधी सीन से ही गायब हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान जरूर आए हैं, लेकिन 20 अप्रैल के बाद से उन्होंने कोई चुनावी रैली नहीं की है, जबकि वायनाड में भी चुनाव प्रचार का सिर्फ 1 दिन बाकी बचा है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी बीमार हैं। सवाल पब्लिक का है, क्या मोदी के फैक्चुअल हमलों का कांग्रेस के पास फैक्ट वाला जवाब नहीं? हैरान करने वाली बात एक और सामने आई है। राहुल, अखिलेश, ओवैसी, तेजस्वी सब डर दिखाते रहे कि मोदी 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे और संविधान बदलने का प्लान करके कांग्रेस बैठी है। ऐसा दावा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने करके सनसनी मचा दी है। पूरा मसला ये भी आगे बताऊंगी, लेकिन क्या मोदी के कैंपेन के आगे कांग्रेस अंडर प्रेशर आ गई है? आरक्षण बंटवारे से लेकर संविधान बदलने के नैरेटिव पर कांग्रेस की कलई खुल गई है। यही है आज सवाल पब्लिक का। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ने वाली कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम सेक्युलर शब्द को लेकर बहुत संवेदनशील रहा है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि यूपीए सरकार के दौरान सेक्युलर सिद्धांतों के ठीक उलट मुस्लिम आरक्षण देने की गंभीर कोशिशें हुई थी। सबसे पहले ये शुरुआत यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से हुई थी। 2004 में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने वहां 14 मुस्लिम जातियों को 4% कोटा अलग से दिया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म कर 14 मुस्लिम जातियों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा से आरक्षण देने का आदेश दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 27% ओबीसी कोटा में मुसलमानों के लिए सब कोटा बनाने का भी वादा किया था। 2011 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर यूपीए सरकार ने 27% ओबीसी कोटा में से ही 8.5% माइनॉरिटी आरक्षण की घोषणा भी की। इसमें अकेले मुस्लिमों के लिए 6% आरक्षण का प्रस्ताव था। बाद में इसे घटाकर 4.5% करने की बात भी की गई थी। 2012 के यूपी चुनाव के दौरान ही कांग्रेस ने 4.5% माइनॉरिटी आरक्षण की घोषणा की, लेकिन चुनाव आयोग के कड़े रुख के बाद कांग्रेस अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने वादा किया कि माइनॉरिटी आरक्षण लागू करेंगे। 10 साल बाद मोदी ने कांग्रेस को इसी मुस्लिम आरक्षण प्लान पर घेर रखा है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है।
2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक वार मुस्लिम तुष्टीकरण पर है। इसकी आंच सिर्फ कांग्रेस पर नहीं, पूरे विपक्ष पर है। प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर अखिलेश यादव और अकबरुद्दीन ओवैसी की ये प्रतिक्रियाएं जरूर सुनिए। जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, उनके भाषणों में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखाई देने लगा है। इन्होंने मन की बात तो की है, ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं, फिर हम बच्चा पैदा करें। हम घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। ये वही वाले अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने 15 मिनट पुलिस हटा लेने का अल्टीमेटम 100 करोड़ हिंदुओं को दिया था। इस बीच आज मसला संविधान का भी उठा। कांग्रेस के दक्षिण गोवा के उम्मीदवार विरिएटो फर्नांडिस ने कहा कि भारत का संविधान गोवा पर थोपा गया है। सुनिए उनका ये बयान। Is it constitutional? आम्ही म्हणे नो. तो म्हणपाक लागलो ते no discussion. I said sorry. I said sir, please listen. Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आम्ही लिबरेट झाले, ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुम्ही पास केले, जाका आमकां तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना, ते हाडून आमचे तकलेर मारले. एंड नाव तुम्ही आमकां सांगता दॅट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली, ते द पीपल ऑफ गोवा विल डिसाइड द डेस्टिनी. आमची हुई डेस्टिनी आनी कोणे डिसाइड केली म्हणे. राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये अपना भाग्य, अपना संविधान खुद लिखेंगे तो इनकी बात में पॉइंट है। ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। अब राहुल गांधी का कैंपेन है कि मोदी संविधान को खत्म कर देंगे, लेकिन आज गोवा के कांग्रेस उम्मीदवार के बयान पर मोदी ने पलटवार में देर नहीं की। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान जो फिर से सवाल उठाता है। कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया, और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है।
कि जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, मंगलसूत्र छीनने के आरोपों के बाद मुसलमानों के लिए दलितों से आरक्षण छीनने के नरेंद्र मोदी के हमले से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई क्या? गोवा पर संविधान थोपने के कांग्रेस उम्मीदवार के बयान के बाद राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्या कार्रवाई करेंगे? तुष्टीकरण पॉलिटिक्स पर मोदी का ताबड़तोड़ हमला बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या पैनिक अटैक? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर नवल किशोर यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, दानिश कुरैशी प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। और मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपसे, ये तो सही बात है जो प्रधानमंत्री ने आज आपकी दुखती रग पकड़ी, किस तरह से यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में आप एक बार नहीं 4 बार आपने कोशिशें की कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें से खास निकाल कर मुस्लिम रिजर्वेशन दी जाए और ये फाइनली 4-5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि मजहब के आधार पर कोई भी इस तरह की रिजर्वेशन नहीं हो सकती। आप तो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, लेकिन बावजूद इसके 2011, 2012, 2014 हर बार यही मुस्लिम रिजर्वेशन की रट लगाए रखते हैं। अब ये कितना सेक्युलर है? और दूसरी बात, जो संविधान बचाने निकले थे आज वही लोग कह रहे हैं कि संविधान गोवा के लिए बदल देना चाहिए। भाई वाह। नमस्कार नाविका जी, मैं बहुत हैरान था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह के भाषण क्यों कर रहे। कई मंगलसूत्र लेने की, मंगलसूत्र बांटने की, लोगों के घर के सोना लेने की, घुसपैठियों की। फिर मुझे समझ में आया कि माननीय प्रधानमंत्री जानते कि उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वे चुनाव हार रहे और वे प्रधानमंत्री कार्यालय और घर छोड़ते जा रहे। तो ये सब डेस्परेशन में कर रहे, हिंदू मुसलमान करने दो, उनको बात करनी है ताज की, हमको बात करनी है आज की, उनको बात करनी है हिंदू मुसलमान की, हमको बात करनी है इंसान की, उनको बात करनी है गीता कुरान की, हमको बात करनी है संविधान की, उनको बात करनी है घुसपैठियों की, हमको बात करनी है कोविड में बिना ऑक्सीजन के लाशों की। तो इन बातों पे नहीं बात करना चाहते, इसलिए वो तुष्टीकरण कर रहे प्रधानमंत्री जी और बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे। देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से 30 सेकंड लूंगा। कास्ट सेंसस होगा, 100% होगा, उसके माध्यम से पता चलेगा कौन कितना गरीब है। जैसे बिहार में माइनॉरिटीज है ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण जाति, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, ऐसे ब्राह्मण हैं जो दलित और मुसलमान से भी गरीब है। क्या उनको देश के संसाधनों पर, सरकारी नौकरियों में, सरकारी रिसोर्स पे अधिकार नहीं होना चाहिए? जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो गरीब वर्ग है उसको हिस्सेदारी मिलेगी, इससे भाजपा को क्यों दुख हो रहा है? भाजपा को इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ 4 या 5 लोगों के पास पैसा जाए। मैं एक लास्ट चीज अपनी बात खत्म करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात की कि लोग के महिलाओं का मंगलसूत्र लिया जाएगा। महिलाओं ने मंगलसूत्र उनको बेचना पड़ा ऑक्सीजन के लिए टैक्स भरने को। महिलाओं का मंगलसूत्र आज भी गिरवी है। टैक्स राइट ऑफ आपके करोड़पति दोस्तों का होता है। मंगलसूत्र बचाने वाले हम हैं। मंगलसूत्र किनके गिरवी है वो माननीय प्रधानमंत्री अपनी सरकार में झांक कर देते हैं। वैसे तहसीन पूनावाला जी, आपने कहा प्रधानमंत्री डेस्परेट हैं, उनका आखिरी चुनाव है। मुझे तो ये नहीं पता कि उनका आखिरी है कि नहीं, पर राहुल गांधी जी कहां हैं? राहुल गांधी जी मैदाने जंग से गायब है पिछले 3 दिनों से, और वायनाड का चुनाव 2 दिनों में है और उनके रैलीज जो हैं वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और वायनाड में कैंसिल हो रही हैं। और दूसरी बात जो मुझे यहां से बैठे दिख रही है, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, आपके कुर्ते पर कमल खिल गया। अरे आपके कुर्ते पर कमल खिला हुआ है, दिल में क्या है मैं नहीं जानती। कुर्ता काला है, दिल कैसा गोरा है कि नहीं है, ये गौरव भाटिया जी बताएंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, नीला है पर कमल है इनके कुर्ते पर। अब क्या हो रहा है यहाँ? और जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला के सारे आरोपों पर। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, अगर इनके दिल को आप अंदर जाके एक्सरे कर पाते तो उसमें भी आपको नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मान और कमल ही खिलता हुआ दिखाई देगा। और मैं शुरुआत एक बात कह के करूंगा
नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा की 370 प्लस सीटें, एनडीए की 400 प्लस। लेकिन टाइम्स ऑफ भारत पे एक बड़ी बात कहता हूं, एक व्यक्ति है जिसका आखिरी चुनाव ये होगा, इटली जाके पिज्जा का स्टोर ना खुलवाया तो नाम बदल देना। ये जवाब इसलिए है क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी बात कही। अब मैं आपको एक एक करके बिंदुवार तरीके से बात कहता हूं। पहले फेज की पोलिंग के बाद घमंडिया की निराशा आसमान छू रही है। ये जान गए हैं कि हमारी 370 प्लस सीटें आने वाली हैं और इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। नाविका जी, मैं आपको एक दो बातें बताता हूं। देखिए, तुष्टीकरण इनकी नस नस में है, इनके डीएनए में है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो जनता को अच्छी लगी है, क्योंकि कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। आप मुझे ये बताइए, इनके मैनिफेस्टो में क्यों लिखा है कि बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है? प्रश्न नंबर 7 मेरा सवाल है, हिम्मत है तो कह के दिखाओ कि मुसलमानवाद की कोई जगह नहीं है भारत में। नहीं कहेंगे। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है सीएए को हम वापस कर लेंगे? अरे पहले तो आपकी सरकार आने नहीं, अगर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो इनको कोई दर्द नहीं है, लेकिन अगर रोहिंग्या मुसलमान अंदर आता है तो वो इनको भविष्य का वोट बैंक दिखाई देता है, उससे इन्हें बहुत इलू इलू करने का मन करता है। तीसरी बड़ी बात, मैं आपको एक तथ्य देता हूं, माइनॉरिटीज कमीशन है, तहसीन को चुनौती है। 6 बार जो है अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने। अल्पसंख्यक केवल मुसलमान है क्या भैया? 13% 14% पे आपको सिख नहीं मिला, जैन नहीं मिला, क्रिश्चियन नहीं मिला, केवल मुसलमान। भाजपा ने 2 बार मुसलमान को नहीं बल्कि और अल्पसंख्यकों को भी बनाया। चौथी बड़ी बात, नाविका जी आज पूछना चाहिए इनसे कि आप ये बताएंगे मनमोहन सिंह जी ने क्यों कहा पहला हक संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का है, जिसमें खासकर मुसलमानों का। इसीलिए जब आप सर्वे कराएंगे और पाएंगे हिंदुओं के पास धन ज्यादा है तो आप सबसे पहले किसको बांटेंगे? जो पहली प्राथमिकता रखते हैं वो रोहिंग्या मुसलमान और बाकी मुसलमान, लेकिन हिंदुओं से आपको दर्द होता है। और अंत करूंगा एक बात कह के, नाविका जी आपके शो में मैं एक एक्सरे करना चाहता हूं। आपको पता है राहुल गांधी कहते हैं एक्सरे करो, एक्सरे करो। मैंने भी एक एक्सरे किया, ये देखिए आपके सामने एक एक्सरे करता हूं, वेल्थ ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। ये दबाया, अरे 17,500 करोड़ की वेल्थ है। अरे ये एक्सरे मैंने रॉबर्ट वाड्रा का आपके शो पे करा है, ये कब जनता में बटेगी बता तो दो भैया। भारत का दामाद बनाया था। सवाल का जवाब 30 सेकंड का काउंटर। तहसीन पूनावाला, अनुराग भदौरिया आपके पास आ रही हूं, 30 सेकंड का काउंटर। 3 बिंदुओं पर बोलूंगा। कांग्रेस ने एक सिख प्रधानमंत्री दिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, माइनॉरिटी में माइनॉरिटी। दूसरी चीज, अगर इस मुल्क में इस वक्त रोहिंग्या घुसपैठिए आए तो 10 साल से दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो बता दे फेल हो गया, नाविका जी के शो पे अपना रेजिग्नेशन भेज दे। वैसे मैं दोबारा कह रहा हूं, उनका आखिरी चुनाव है एज प्रधानमंत्री, वो बाहर जा रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकती है। तीसरी चीज, रॉबर्ट वाड्रा की जो वेल्थ है, नाविका जी मैं आपके शो पे था, रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना संडे को कि जेब में है, सबूत जेब में। 10 साल हो गए, कुछ मिला? आप ही के शो पे आया था संडे को, क्या था? अरे तो कहे तो 10 साल में फेल हो गए ना, तो बता दो। इसलिए कह रहा हूं, टाटा बाय बाय। मैं ऑब्जेक्शन रेज करती हूं जो आपने माइनॉरिटी में माइनॉरिटी सिखों को कहा। इस देश में अगर सिख हैं और माइनॉरिटी हैं तो उसका मखौल उड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप माइनॉरिटी में माइनॉरिटी क्या होता है, लेकिन माइनॉरिटी तो फिर उनको बोलने ना दे, बीजेपी ने तो बीजेपी ने तो अब्दुल कलाम साहब दिए भाई देश को, तो दिए ना राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासी भी दिए, किसी का माइनॉरिटी सब होते हैं ना। अनुराग भदौरिया, प्रधानमंत्री ने अगर कल बात कही पहला राइट संसाधनों पर किसका था, तो ये 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा। फैक्ट की बात है, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है, फैक्ट की बात है और सारा पब्लिक डोमेन में है।
आज जो आंध्र प्रदेश की जो आरक्षण की बात करी और उसके बाद जो आपके कई प्रपोजल्स में था, कई आपके मैनिफेस्टोज में था, आप और कांग्रेस ये बात करते रहे हैं और ये भी फैक्ट की बात है। तो प्रधानमंत्री जब उंगली उठाकर बताते हैं कि भाई ये तुष्टीकरण हो रही है, ये कहीं पर से संविधान को बचाया नहीं जा रहा, यहां सेक्युलरिज्म का एक ही मतलब है और वो मतलब सारी जनता भी समझती है, आप भी समझते हैं। तो जब वो ये सब कह रहे हैं तो अनुराग भदौरिया जी इसमें गलत क्या है? देखिए नाविका जी, एक बात तो आप भी मान रहे होंगे कि हो सकता है आप बोल ना पाए ऑन कैमरा कि पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता ने उनको बाय बाय करने का मन बना लिया है। अब जब उनको ये रिपोर्ट आ गई है कि जनता ने मुझे सत्ता से बाहर फेंकने का मन बना लिया है, तो अब वो विकास के नाम पे वोट ही नहीं मांग रहे हैं। पहले तो यही कहते थे ना, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास, यही तो बातें करते थे ना। आप कहाँ गया? भ्रष्टाचार पे भी नहीं बोल रहे क्योंकि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में सब आ गए, सबको शामिल करा गया है। परिवारवाद पे भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि परिवारवादी पार्टी सारे अब इनके साथ हैं, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे एनसीपी के लीडर हो अजीत पवार जी हो, चाहे वो इनके सिंधे गुट के हो, सब देख लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, अब पूरा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल, इसलिए बोलेंगे नहीं। अब तीसरा आता है, किस पे वोट मांगते थे? बेरोजगारी पे मांगा था इन्होंने। डॉलर कहते थे रुपया पतला हो रहा है, डॉलर मोटा हो रहा था, अब तो पतला रुपया और भी पतला हो गया, 83 पहुंच गया, अब उस पे भी नहीं मांग रहे। सोचे आप, अब डीजल पेट्रोल की मार, उस पे भी नहीं बोल रहे हैं आप। किसान पे भी नहीं बोल रहे हैं, किसान की इनकम दोगुनी करने की बात थी, उस पे भी नहीं बोल रहे हैं। महिला अत्याचार पे भी नहीं बोल रहे। सोचो आप, क्योंकि महिला अत्याचार पे बोलेंगे कैसे? क्योंकि तुरंत सवाल उठ जाएगा मणिपुर का, तुरंत सवाल उठ जाएगा मैं यहाँ पहलवान महिलाओं का, तुरंत सवाल उठ जाएगा बीएचयू की घटना का, तो अब नहीं बोल रहे। अब क्या इन्होंने सोचा? वापस से चलते हैं अपने पुराने ट्रैक पे। जैसे आपने कहा 2006 में मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था, बहुत बोला आपने 2014 में, गा गा के बोला आपने, तोड़ मड़ोड़ के बोला, हर तरीके से बोला। उसके बाद आपको सत्ता मिल गई प्रभु, उसके बाद अब फिर दोबारा माने इसके मतलब प्रभु मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो मुद्दा है, जो सवाल है, उस पर कभी जवाब नहीं देते। आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री विकास पर बात नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान दिया करिए न्यूज पर, और आप देखेंगे। और मैं बता दूं कहां मिलेगा ये, नरेंद्र मोदी के ऐप पर चले जाइए, वहां उनका टोंग का पूरा भाषण मिलेगा, जहां ये बात कही गई थी वहां पर अपनी सारी 10 साल की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई। आप ध्यान नहीं देते, पता नहीं आप क्लास में स्टूडेंट कैसे थे, पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात रही कि फर्स्ट राउंड के बाद कौन कितना फ्लॉप है मैं नहीं जानती। मैं रिपोर्ट कार्ड जब 7 सेक्शंस और 7 सब्जेक्ट्स का एग्जाम हो तो एक सब्जेक्ट के बाद रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती किसी का। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, जब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो आपने भी पहले वेस्टर्न यूपी के चुनाव के बाद कह दिया था बीजेपी की कहानी खत्म, अब तो हम जीत गए। क्या हुआ वो सबको मालूम है, देश को भी मालूम है। लेकिन नवल किशोर जी अगर प्रधानमंत्री तुष्टीकरण का जो आरोप लगाते हैं तो इसमें गलत क्या है? और बहुत ही छोटा सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अनुराग भदौरिया की तरह आए बाएं दाएं मत जाइएगा। अच्छा, ये आए बाएं साएं, महंगाई बेरोजगारी आए बाएं साएं। वाह नाविका जी, क्या बात कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी। नहीं नाविका जी, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मिलेगा। और जवाब ये है कि मोदी जी सत्ता से संतुष्टि नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तमाम तरह की ये भटकावे वाला बात बोल रहे हैं, विभाजीकरण का बात बोल रहे हैं। असल में उनका मंशा है जिसके वो प्रोडक्ट है, संघ परिवार का यह प्रोडक्ट है, और संघ हमेशा से आरक्षण खत्म करना चाहता है, और वो तभी खत्म हो सकता है जब संविधान खत्म होगा। संविधान को बदलना चाहते हैं, उनके 4 प्रत्याशी बोल चुके हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और इसका संकेत अगर आप देखना चाहते हैं तो 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में लागू किया था तो भाजपा के जो पूर्ववर्ती अवतार थे जनसंघी लोग भद्दी गालियां दे रहे थे। 1989 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो सरकार गिराया,
और 1990 में ही जब दलितों पिछड़ों को उभार मिला बिहार में, तो आज तक भारतीय जनता पार्टी उसको जंगल राज करती है। सच्चाई तो ये है, सच्चाई उसके साथ ये है कि 2010-11 में गोपीनाथ मुंडे संसद के अंदर में कहते थे कि जातीय जनगणना अगर नहीं होगा तो 10 साल के लिए ओबीसी के साथ अत्याचार होगा। 2019 में आते आते कहते हैं कि जातीय जनगणना हो ही नहीं सकती है। और जब हम सरकार में आए बिहार में और जातीय जनगणना करके आबादी के आधार पे हिस्सेदारी तय की, 75% दिया और 92 लाख परिवारों को चिन्हित किया, जिसमें सभी जाति के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे, और उनके विकास की बात की। यह समावेशी विकास आपको तुष्टीकरण लगता है? तुष्टीकरण वो है जो आप करते हैं, क्योंकि कभी आप संतुष्टि नहीं होते हैं और आपको फुर्सत ही नहीं मिलता है। आपको ये नहीं मालूम है कि भारत के जनता को क्या चाहिए। आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हैं, यही देने के लिए आए थे? कह के आए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 20 करोड़ नौकरी के बदले आप 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। पूछ रहे हैं, फ्लॉप कह रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन पारा चढ़ रहा है सारे विपक्षी दलों का। अरे नाविका जी, आपने कभी देखा है दिया जब बुझने वाला होता है उससे पहले फड़फड़ाता जरूर है? तो ये जो फड़फड़ाहट है, बौखलाहट है विपक्ष में, ये साफ दिखाती है कि ये घमंडिया का दिया अब बुझने वाला है। 4 जून और घमंडिया का दिया जाएगा बुझ। लेकिन मैं तहसीन को कहना चाहता हूं, आपने कहा सिख प्रधानमंत्री दिए हैं। तहसीन मेरे भाई, मुझे याद आया, हमने तो इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल प्राइम मिनिस्टर दिया है, आपने तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर दिया था। ऑर्डिनेंस को ऐसे फाड़ दिया था, ऐसे राहुल गांधी ने। आज बोलिए गलत किया था? अगर वो रिमोट कंट्रोल के प्रधानमंत्री नहीं थे तो बोलिए। दूसरी बात, नाविका जी आप बताइए, तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? ये लोग कहते हैं बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, मतलब गाली दे रहे हैं, हिंदू आतंकवादी ये कह चुके हैं। और एक बड़ी बात जो इन्होंने कही, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि हम व्यक्तिगत कानूनों को, पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे। इसका मतलब घमंडिया कहेगा ट्रिपल तलाक वापसी होगी, हलाला ठीक है, बहुविवाह ठीक है, यही इनकी सोच है और इसीलिए तो ये रिजेक्ट होते हैं। तीसरी बात, तुष्टीकरण की हालत देखिए इनकी कि एसडीपीआई पीएफआई पे बैन लगा है, उसका राजनीतिक जो है कौन है पार्टी? एसडीपीआई। एसडीपीआई ने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को। खड़गे जी ने एक बार नहीं बोला, राहुल गांधी ने एक बार नहीं बोला एसडीपीआई का समर्थन हमें नहीं चाहिए, यह आतंकवादी एक संगठन का पॉलिटिकल विंग है। क्यों नहीं बोला? पूछा जाएगा भाई, ऐसे नहीं है कि जाने दिया जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 2014, उस दिन 123 ऐसी प्रॉपर्टीज थी दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में, जिनको वक्फ बोर्ड को दिया इन्होंने। क्यों दिया? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सिखों को तो नहीं दिया, क्रिश्चियंस को तो नहीं दिया, जैन और बुद्ध को तो नहीं दिया। तारीख दे के बता रहा हूं, 5 मार्च 2014 आपने अधिसूचना लाए और कहा कि ये 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दी जाती है, जिसको वापस किया, जिसको ठीक किया मोदी जी की सरकार ने, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है, यही हमारा मूल मंत्र है। सही सवाल पूछा और तहसीन पूनावाला तारीख भी बताई, और सवाल जायज है कि मुसलमानों को दिया तो बाकी माइनॉरिटीज के बारे में क्यों चिंता नहीं करते? क्योंकि उनका परसेंटेज इतना छोटा है कि आपका वोट बैंक नहीं बन सकता, सिर्फ इसलिए? मैं ज्यादा टेक्निकल आंसर में नहीं जाऊंगा, समय की पाबंदी है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊंगा। कांग्रेस ने गलत किया, वक्फ का एक्ट दिया, तारीख बताए। 10 साल से प्रधानमंत्री कौन है, इसको क्यों रिपील नहीं किया? बताइए ना क्यों नहीं किया? एसडीपीआई पे आप ही की टाइम्स लॉ का, गौरव भाई मैं आपके बीच में नहीं बोलता, प्लीज मेरी बात जाने दीजिए दर्शकों। एसडीपीआई के खिलाफ कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे कि हमको इनका साथ नहीं चाहिए। एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं करते अमित शाह जी? इलेक्शन कमिश्नर ने कहा टाइम्स नाउ को कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो अमित शाह जी क्या करें? उनके नाक के नीचे 2-2 दंगे हो गए दिल्ली के अंदर। तो इसलिए मैं दोबारा से गुजारिश करता हूं, गौरव भाई बोल देना, रेजिग्नेशन भेज दीजिए नाविका जी के शो पे, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का, दोनों फेल हो चुके। मैं दोबारा कह रहा हूं, लास्ट चुनाव एज प्राइम मिनिस्टर, ही कैन कम बैक एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन।
आपको शायद प्रोटोकॉल भी नहीं पता, रेजिग्नेशन होता है तो किसके पास जाता है। खैर प्रेसिडेंट को भेज दो। माफ कीजिए, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो सोच है बहुत दूर तक जाती है। मैं आऊंगी गौरव जी आपके पास, लेकिन दानिश ऐसी बातें पे अगर रेजिग्नेशन हुआ करते तो मुझे नहीं पता कि कितने स्कैमों पर कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिजाइन करना पड़ता। आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। लेकिन दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी हर बार एक सवाल उठाती है, मुसलमानों के लिए मुसलमान कैंडिडेट दो, मुसलमानों को पावर इक्वेशन में हक दो। अरे माइनॉरिटीज की बात करते हैं, कभी सिखों की भी बात कर लीजिए, कभी जैनियों की भी बात कर लीजिए, कभी बौद्ध धर्म वालों की भी बात कर लीजिए। अगर आप सेक्युलरिज्म को इतना मानते हैं तो बाकियों को इतना इग्नोर क्यों करते हैं? हर चीज अपना सिर्फ अपनी चिंता क्यों? देखिए नाविका जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देश की आजादी हुई और उसके बाद से संविधान लागू हुआ, तब से मुसलमानों का डिस्कशन शुरू हुआ और जो आज तक चल रहा। बात यहाँ ये आके खड़ी रहती है कि हम बात कर रहे हैं, जो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इसको तो जुमा जुड़ी हुआ है, मतलब अभी आई है। लेकिन अगर इससे पीछे से आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन इक्वालिटी के मामले में आर्टिकल 341 में हमारे जो राइट्स थे वो तो डायल्यूट कर देगा, ये कह के कभी आपको तो लागू नहीं पड़ता। जब आप समानता की बात करते हैं तो समानता क्यों ना हो, फिर उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बोलती भी है। फिर उसके बाद ये नया ओबीसी का एक वया भी फैक्टर ले आते हैं। दिक्कत क्या है, मैं आपको एक बात कहूँ, हम अगर कुछ बात गलत कह रहे हैं तो आप मुझे बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी से आप पूछेंगे, 20 नाम पूछ लीजिए उनको कि देश की नेशनल बॉडी के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में 20 नाम मुसलमानों के पूछ लीजिए, नहीं मिलेंगे। उनको पूछेंगे कि आप कितने कैंडिडेट दिए तो नहीं मिलेंगे आपको। इवन कांग्रेस का भी यही आलम है, कांग्रेस की बात हो या दूसरे तमाम लोगों की बात हो, ये तमाम लोग मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन उनको हक हुकूक देना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि हमने शौचालय दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। अरे लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन पार्लियामेंट के अंदर में भी होना तो चाहिए ना, तो कहाँ है वो? अगर मुलाजिमत की बात की जाए तो कहाँ है वो? एजुकेशन की बात की जाए तो कहाँ है वो? तो इतना बड़ा चंक जो है वो अगर सवाल करता, और उसके बाद कई कमीशन के रिपोर्ट भी मिल जाएंगे आपको। इवन अगर 2006 के सबसे बड़े रिपोर्ट निकाल के दिया जाए तो सवाल ये आके खड़ा है कि ये रिपोर्ट क्या सिर्फ उसमें रखने के लिए, कागज में रखने के लिए है या इस पर कुछ इंप्लीमेंट भी होगा? तो अगर इस पे तो पार्लियामेंट में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो फिर जीतिए ना, चुनाव जीतिए। उसका तरीका तो एक ही है, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ रोज कहते हैं और फिर प्रधानमंत्री के पास रोने जाते हैं कि भाई हमें पार्लियामेंट में दो। चुनाव जीतिए, आइए। और अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये भी है कि आपकी तो सारी अलायंस जो है संविधान बचाओ वाली अलायंस है। एक शब्द नहीं कहा आपने। वो कैंडिडेट जो साउथ गोवा वाले बता रहे थे कि हमारे लिए नया संविधान राहुल जी बनवाएंगे, उनके शब्द हैं, सुनवाया? मैं तो इस बात से हैरान हूं कि जिस तरह से बीजेपी के सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, उस संविधान उनको ज्यादा सीट इसलिए चाहिए, वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, उस पर डिबेट लगातार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या बाबा साहब का संविधान बनाने के लिए इनके बीजेपी के सांसद लगातार बोल रहे हैं? इसमें चर्चा नहीं होगी क्या? इसमें कोई चर्चा नहीं होगी? उसमें कई बार सांसद भी रहे लोग तो इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन उस पर बात भी होती है तो ये चिंता का विषय होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत दोनों ठीक नहीं है, ये जनता जान चुकी है। क्योंकि वो चाहती नहीं है कि देश के अंदर में संविधान के मुताबिक काम हो, वो अपनी और गोवा वाला जो संसद चुनाव के लिए लड़ रहा है, वो जो 2 पासपोर्ट मांग रहा है, 2 संविधान मांग रहा है और राहुल गांधी से कह रहा है कि बात हो गई है, उस पर आपके कोई विचार नहीं है? देश के अंदर में मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि देश के अंदर में ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो ये कहता है उसके मतलब वो गलत है, तो आपके बीजेपी के सांसद गलत कह रहे हैं तो आप बोलिए ना अमिता जी, बीजेपी के सांसद गलत है, बीजेपी गलत पार्टी है, बोलिए आप। आपने बड़ा बोल दिया राहुल गांधी ने जो कहा। गौरव भाटिया जी, ये देखिए अनुराग भदौरिया जी जाल में फंस गए। बीजेपी के सांसद जो कुछ भी बोलने चल जाएगा, तो गलत, जो गलत बोलेंगे वो गलत है। देखिए ऐसा है, सस्पेंड कीजिए, बोलिए आप सस्पेंड कीजिए उन बीजेपी को, और जो सांसदों ने बोला है उनको बोलिए नहीं हमारे कैंडिडेट नहीं है। आप उनको नाम बताइए, बताइए बीजेपी नाम बताइए, दोष बताइए। सुन लीजिए,
ज्योति मिर्धा जी ने नहीं बोला, नहीं बोला। देखिए सुनिए, आप बताइए, नहीं बोला। अब शांत करा लीजिए नाविका जी का जी। बात। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, पब्लिक के सवाल भी कई हैं। दूसरा बताऊं, दूसरा बताऊं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता की ही बात का जवाब देता हूं। सपा के प्रवक्ता को तो पहले यह बताना चाहिए पिछड़ों की बात अखिलेश यादव किस मुंह से करते हैं। यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए जब से इनकी पार्टी बनी है। दूसरी बात, ये कहते हैं हज हाउस बनाते चलो, रामचरितमानस को जलाते चलो। मतलब होता है हज हाउस बना रहे थे अपने समय में, और स्वामी प्रसाद मौर्य इनके साथ थे। बीच में मत बोले तोता, तोता को चुप कराइए, तोते को पिंजरे में डालिए, बीच में बोलता है सबके। शांत कराइए इनको। नाविका जी पहले ये चुप होंगे, अनुराग जी आपने सवाल उठाया है, जवाब मिल रहा है तो सुनिए। इनकमिंग है, जवाब इनकमिंग। जी गौरव भाटिया, लग गई मिर्ची, सच्चाई जो बोली तो आग लग गई, सीना जल गया। शांत हो जाओ। चलिए नाविका जी, तीसरी बात आप याद करिए, इनका मैनिफेस्टो है मेरे पास, ये देखिए। इस मैनिफेस्टो में दो बड़ी प्रमुख बातें 2012 का है सपा का। कह रहे थे कि अगर मुसलमान होंगे और आतंकवाद में भी फंस गए तो उनके मुकदमे हम लौटा लेंगे, क्योंकि ये गलत फंसाए गए हैं। क्यों? आप न्यायालय हो क्या? और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा और रोक लगा दी, तब जाके इनको होश आया। दूसरी बात, इन्हीं के मैनिफेस्टो से पढ़ता हूं, तुष्टीकरण। कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। क्यों भैया, सिख बहने नहीं है क्या? मैं तो कहता हूं, बहने नहीं है, केवल मुसलमानों को दोगे 30,000 रुपए। इसीलिए जनता ने लात मारी। और अब मैं AIMIM पे बात कहता हूँ। AIMIM के अकबरुद्दीन कह रहे थे ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। ये मुल्क ना गद्दारों का था, ना है और ना होगा। और सुनो, अपने नाम से मुस्लिमीन हटा के देखो, तब जाके 2 सीटों से बढ़ पाओगे। अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रखते हो और पद निरपेक्षता का हमें पाठ पढ़ाते हो। और तुम तो ऐसे सांप हो जो बोल चुका है संसद में मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं नाविका, ऐसे दो मुहैया सांपों को कौन संसद भेजेगा जो हमारी संसद में कहता है मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं? सवाल आज पब्लिक भी उठा रही है। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, विपक्ष जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके क्या देश की जातियों और धर्मों में बांटकर मतभेद पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा? दीवान अरोड़ा का सोनीपत से सवाल है, कांग्रेस के लिए संविधान समय समय उनकी सुविधा अनुसार बदल क्यों जाता है? अशरफ अली का अनूपपुर मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को कपड़ों से पहचाने जाने की बात नहीं बोली? और मुसलमान तो सिर्फ 20% हैं, 80% हिंदुओं की बजाय उनके पीछे कांग्रेस क्यों भागेगी? बीजेपी ने धर्म की राजनीति के अलावा किया क्या है? मुरारी लाल का मुंबई से सवाल है, आपके गोवा के नेता ने कहा कि संविधान जबरदस्ती लागू किया गया और आपके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग का एजेंडा है, कांग्रेस बता दे कि उनकी इच्छा क्या है। तो पहले सवाल का जवाब नवल किशोर जी आपसे लूंगी और फिर बाकियों सबसे। देखिए, जातिवाद और धर्म की जब आप बात करेंगे तो ये देश का सच्चाई है। जहां तक राजनीति की बात है, आप पिछले 10 साल का भाजपा का पूरा राजनीतिक चरित्र देख लीजिए। प्रधानमंत्री आए, जात बताए, 2 राष्ट्रपति चुने गए, उनके जात बताए गए, कैबिनेट का बताया गया कितना % OBC है। आप किस बात पर चर्चा करना चाहती हैं? पूरे भारतीय जनता पार्टी का राजनीति है। आप देखिए, जहां पर जाते हैं बिहार में तो क्या कहते हैं, भाई कुशवाहा को लाने के लिए वैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो पहले RJD में, फिर जनता दल यूनाइटेड में, फिर उसके बाद बीजेपी में जाता है। और बाप कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, यहां पर तो प्रवक्ता भी दूसरे पार्टी से आते हैं।
यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर भी दूसरे पार्टी से ला कर दिए जाते हैं। भाटिया जी कहाँ थे इससे पहले वाले जो प्रवक्ता 4-5 है वो कहाँ थे? जहाँ तक जाति और धर्म की बात है, यह सच्चाई है, उसका सम्मान होना चाहिए। हम जो बात करते हैं पर आप कमेंट करेंगे नहीं। संविधान की आपको चिंता नहीं है, आपको कौन कहां से आया इसकी चिंता है, लेकिन सवाल जो है वो पब्लिक समझ रही है। गौरव भाटिया, काउंटर कमिंग टू यू। नहीं, आप सुनिएगा तब तो समझिएगा। अरे सुनने दीजिए। देखिए, ऐसा है नाविका जी, मैं दोनों बातों का उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो ये वो चारा घोटाले वाले हैं जो जानवरों का चारा खा गए, और अभी आपने देखा था किस तरह से नवरात्रों में मछली दिखा दिखा के खा रहे थे। सावन में ये लोग जो है मटन बनाते हैं, ये हमें जलाना चाहते हैं। अरे ये जो आक्रोश जनता में है, बीच में ना बोलो, मुंह का बवासीर, बीच में मत बोलो, दवाई दो इनको भाई। क्यों है मुंह का बवासीर? अभी बोल रहे थे, सुन रहे थे तुम्हारी बात। अब तुम्हें क्या हो गया? हम लोग आगे बढ़ गए, तुम पीछे रह गए हैं। भैंस के साथ चारा खा गए, सिर्फ बकवास। चारा घोटाले वाले। नाविका जी, संविधान की बात हो रही थी, मैं एक बात जरूर कहूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान बदला तो जनता के हित के लिए बदला, आपातकाल नहीं लगाया इंदिरा गांधी की तरह। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% संसदीय भाषा मैं सबसे अनुरोध करूंगी, संसदीय भाषा रखें और संसदीय बिहेवियर भी रखें। नवल किशोर यादव जी, आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो प्रोफेसर साहब हैं। ऑर्डिनेंस ला रहे थे कि लालू का कन्विक्शन बिल्कुल है, इसीलिए बता रहे हैं कि आपके चैनल पे एक घटिया आदमी बैठा हुआ है जिसके पास कुछ बात ही नहीं है। भैया, उसका नाम है गोबर भाटिया। शुरुआत आपने की, मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है, लेकिन यही उसकी राजनीति है। उससे पूछिए गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, मैं दोनों से नियंत्रण। सवाल ये है कि संविधान कौन बदल रहा है? संविधान कहीं पर भी बदलने की बात बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो नहीं हुई, लेकिन ये कांग्रेस वाले कहां से बात कर रहे हैं? कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं बदलने की संविधान, ताकि गोवा वालों के लिए बदल जाए। अब डॉक्टर कपिल भार्गव का कानपुर से सवाल है, कांग्रेस की नाक के नीचे कश्मीर में हिंदू भगाए गए, 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे हुए, वक्फ एक्ट लेकर आए, क्या कांग्रेस की ये मुगलवादी सोच नहीं है? अर्चना श्रीवास्तव श्रीहरिकोटा से पूछ रही हैं, क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो उसका सेल्फ गोल नहीं है? तो पब्लिक जो है ये सब समझ रही है, और मुद्दे जो होते हैं वो फैक्ट पर होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए वो तुष्टीकरण को लेकर जरूर फैक्ट है, लेकिन विपक्ष अगर इन सवालों का जवाब नहीं देता, सिर्फ उंगली उठाता है, आरोप लगाता है कि बीजेपी डर गई, घबरा गई, पहले फेज में ये हुआ, तो फिर इस डिबेट को आप क्या कहेंगे? और सवाल ये है कि मुद्दों में अगर आज प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों के साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं, तो फिर जवाब आना चाहिए कि नहीं? और जो संविधान बचाने चले थे वो आज संविधान के बारे में क्यों चुप हैं? ये भी सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। तो पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है, और उम्मीद करती हूं कि हमारे दर्शक इस पर जरूर जवाब देंगे और फैसला देंगे। अपने सारे पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद अदा करती हूं और शुक्रिया कहती हूं कि आप आज इस डिबेट पे आए। लेकिन जाने से पहले, इजाजत लेने से पहले, आज देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट के पिछले विजेताओं के नाम जरूर बताना चाहती हूं। 18 अप्रैल के विजेता हैं शकुंतला वैद्य पुणे महाराष्ट्र से, दुर्बा शेख बर्धमान पश्चिम बंगाल से, और सुभाष बालाजी मोहिते पुणे महाराष्ट्र से। 19 अप्रैल के विजेता है प्रदीप कुमार कोड़ा जहानाबाद यूपी से, भगवान शर्मा केरल से, और योगेश बंसल मेरठ उत्तर प्रदेश से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। आप जरूर देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।